हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो हमने प्रश्नावली 11 के 2 पार्ट अपलोड किए थे और काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे आपको। आज हम प्रश्नावली 12 यानी क्षेत्रफल एवं आयतन इस प्रश्नावली की शुरुआत करने वाले हैं। इस प्रश्नावली को समझने से पहले आपको इसके सूत्रों को अच्छे से समझना है, क्योंकि प्रश्नावली काफी बड़े नंबरों की यानी 11-12 अंकों की प्रश्नावली लगभग है और आपके इसमें प्रश्नावली में से जो भी प्रश्न आते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं इनके फॉर्मूलों पर। तो आपके इनको सूत्रों को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ लेना है ताकि परीक्षा में यदि कोई सा भी प्रश्न आए तो आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। आज हम इस वीडियो काफी छोटा बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले बनते कैसे हैं ये चीज सिखाएंगे, क्योंकि आप रटोगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रश्न को गलत कर दोगे और हम नहीं चाहते कि आप किसी प्रश्न को गलत करें। इसलिए इनके जो फॉर्मूला है उनको आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं हो और सारे प्रश्न अपने सही हो। बाकी आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। अभी देखिए हम शुरुआत करते हैं इनकी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपकी इस 12वीं प्रश्नावली में कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो ये त्रिविमीय आकृतियां हैं। कैसी है? त्रिविमीय आकृतियां। तो इसमें घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु ये आकृतियां हैं। ठीक है, अब इनके सारे फॉर्मूले बनाकर देखेंगे किस प्रकार से बनते हैं। निश्चित रूप से आप इनको कभी नहीं भूलने वाले हो। घन, ठीक है, आकृतियां कौन कौन सी है मैं यहां लिख देता हूं। आकृतियां घन, घनाभ, बेलन, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, ये इसकी आकृतियां हैं। इनको फटाफट इनको देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से घन की आकृति बनानी है। कुछ कॉमन क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं और फिर इस तरह से इस पे यूं आकृति इस तरह से निकाल देनी है, फिर इनको इस तरह से मिला देना है। तो ये जो आकृति बनकर तैयार हुई है ये आकृति किसकी हुई है? घन की। बात समझ आ गई? अब आपको इसको बहुत ही अच्छे से थोड़ी देर समझना है ताकि इसमें कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। घन जो था ना, इस घन का जो हमने बेस बनाया था ना, यानी इस घन की शुरुआत करने के लिए हमने जो आकृति बनाई थी वो किसकी आकृति बनाई थी? वर्ग की आकृति बनाई थी। किसकी आकृति बनाई थी? वर्ग की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। घन का बेस किसको बनाया हमने? वर्ग को। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, जिसको आप भुजा स्क्वायर भी कहते होंगे। भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें घन में कितनी भुजाएं होती है? घन में कितनी भुजा होती है? घन आपने देखा होगा नॉर्मल एक बॉक्स की तरह, जैसे हम वो क्यूब जिससे खेलते हैं, ठीक है, उसके डिजाइन को हम सेट करते हैं, वो क्यूब होता है, उसकी तरह आकृति होती है। या फिर आपके स्कूल में चौका डिब्बा देखा होगा, उस जैसी आकृति होती है। हाँ जी, तो आकृति कैसी होती है? उसकी घन की होती है। तो उसमें कितनी भुजाएं होती है? तो उसमें 6 भुजाएं होती है। यदि आप नहीं जानते हो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, यदि आपसे कहे घन या घनाभ की भुजा कितनी होती है, घन या घनाभ की भुजा, तो कितनी होती है? 6 होती है। आप जिस रूम में बैठे हो ना, आप मान लीजिए वो रूम कैसा है? घन के आकार का, चाहे वो कैसा भी हो, आयताकार हो, घनाभ के आकार हो, आप उसको घन के आकार का समझ ले। घन का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान है। तो आप कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी को समान मान लीजिए, वो घन बन गया है। ठीक है, तो उसमें कितनी दीवार हो गई? एक तो पीछे वाली, एक सामने वाली, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, 4 ही हो गई। 5वीं आपकी छत है और 6ठी आपकी फर्श है। तो कितनी भुजा हो गई? 6। तो घन की भुजा कितनी होती है? 6। अभी घन या घनाभ, इनके शीर्ष की बात करते हैं। घन या घनाभ के शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है कोना। शीर्ष का मतलब क्या होता है? देसी लैंग्वेज में कहें तो कोना। अब कोने कितने होते हैं? ध्यान से देखिए, आपकी छत में ये 1 2 3 4 इस तरह से 4 कोने मिलेंगे और 4 ही कोने आपको नीचे फर्श पे भी दिखाई देंगे, जहां पर 3 साइड आपकी जुड़ रही होगी। बात समझ में आ गई? तो कितने कोने हुए? 8। तो इन कोनों को हम गणित में क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। भुजा कितनी होगी? 6। शीर्ष कितने हो गए? 8। अभी तीसरी चीज भी आपको देखनी है। घन या घनाभ के किनारे, इनके किनारे कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं? आप अपने कमरे में बैठे हो तो देखिए, फर्श पर इस तरह से 4 किनारे बने होंगे। कितने बने हुए हैं? 4 किनारे मिलेंगे और 4 ही किनारे आपको इस तरह से आपकी छत पर भी मिलेंगे। 8 किनारे हो गए और 4 किनारे आपको नीचे से ऊपर को जोड़ते हुए नजर आएंगे।
तो कितने किनारे हो गए? 8 किनारे हो गए। ध्यान से देखिए, 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर है और 4 इस तरह से कोनों में खड़े आपको नजर आएंगे। तो किनारे कितने हो गए? 12। तो देखिए, ध्यान से देखिए, एक प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये और तीसरा प्रश्न ये। इन 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में 101% मिलने वाला है, इस चीज का मैं दावा करता हूं। देखिए, भुजा कितनी हुई? 6, शीर्ष कितने हैं? 8, किनारे कितने हैं? 12। निश्चित रूप से एक प्रश्न इसमें से पूछने वाला है, फटाफट आप इसको नोट कर लेना या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से इस सवाल को पूछे जाने वाला है, क्योंकि काफी बार प्रश्न ये पूछा हुआ है। ये सारी चीज आपको याद रखनी है ना। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर। हम किसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं? घन का। तो आपको क्या लिखना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी अभी आपको बताया है, भुजा, भुजा को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। ध्यान देना, ये सारे शब्द एक ही है। भुजा को हम पृष्ठ कहते हैं और पृष्ठ को ही फलक कहते हैं। तो आपसे भुजा कहे या पृष्ठ कहे या फलक कहे, इन सब का मतलब एक ही होता है। भुजा कहो, चाहे पृष्ठ कहिए, चाहे फलक कहिए, एक ही मतलब होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कितनी भुजा है इसमें? 6, और बना किस पे? ये वर्ग पर, और वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो फॉर्मूला सिंपल सी बात है, क्या बना? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। बस 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यदि आपको किसी टीचर ने समझाया 6 गुणा ए स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, तो भी वो बात सही है, क्योंकि उन्होंने भुजा को क्या माना होगा? 1 कह दिया होगा, इसलिए वो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। आगे देखिए, ये हो गया आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा हुआ है और उस प्रश्न में उन्होंने कहा है, या प्रश्न में एग्जाम में आया है, उसमें कहा है कि एक घन के आकार का कमरा है। ध्यान दीजिए आप बात को। एक घन के आकार का कमरा है और उस कमरे में कलर करना है। क्या करना है? रंग करना है। तो कलर कहां नहीं किया जाता है कमरे में? चारों दीवारों पे किया जाएगा, छत पे भी किया जाएगा, लेकिन नीचे फर्श पर नहीं किया जाएगा। तो कितनी भुजा हो गई जिसपे कलर किया जाएगा? 5 भुजाएं। तो देखो, 5 भुजा कहने पर कितनी भुजा कही है? 5 भुजा कही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है? 5 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? 5 भुजा स्क्वायर। और उन्होंने कहा है कि 4 भुजा पर ही कलर करना है। कितने पे करना है? 4 भुजा पर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, तो जितनी भुजा के उसमें उतनी संख्या का गुणा कर देना है। आपके फॉर्मूले कंप्लीट है। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? क्षेत्रफल के। ठीक, आगे देखिए, क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले आपके वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम किसका निकालने वाले हैं? आयतन का। किसका? आयतन का। आयतन किसका निकाल रहे हैं? घन का। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। बात समझ में आ गई? तो भुजा कितनी है? 3 है। तो भुजा पे घात क्या कर दिया? 3। तो फॉर्मूला क्या बना पड़ा? भुजा क्यूब। काफी सरल तरीके से बताने वाला हूं, आप थोड़ी देर शांति से वीडियो को जरूर देखें। तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या हुआ? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आयतन क्या होता है? भुजा पे घात 3 यानी भुजा क्यूब। कंप्लीट है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात करने वाले हैं घनाभ के बारे में। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। ये हो गया अपना घन। अभी हम दूसरा बात करेंगे घनाभ के बारे में। इनको आप जरूर नोट कर ले। घनाभ, देखिए, घनाभ को बनाने के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? आयत बनाना पड़ेगा। घनाभ को बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? आयत। घन को बनाने के लिए क्या बनाया था? वर्ग। अब आपको इस तरह से इसकी भी लाइनें काट देंगे और ये लाइनों को मिला देना इस तरह से। कंप्लीट है। ये आकृति किसकी बन चुकी है? घनाभ की। अभी इसका जो बेस था वो क्या बनाया हमने? इसका बेस क्या बनाया था हमने? आयत बनाया था। क्या बनाया था? आयत बनाया था। ठीक है, अब हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिक्कत आ रही है आपको लिखने में? तो देखिए, इस तरह से लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप जिस कमरे में बैठे हो, मान लीजिए वो कमरा घन के आकार नहीं, घनाभ के आकार का है, यानी उसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। ठीक है, तो 3 भुजा होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी लंबाई,
एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसका निकालना है, तो आपके कमरे में जिस साइड से लंबाई है उस साइड की दीवार क्या बनी हुई है, एक तो उसमें लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। जैसे जैसे इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए इधर समझने की कोशिश करना, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो एक दीवार आपकी ऐसी होगी, उसके सामने वाली भी लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी, उसके साइड में जो है उसमें ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी, उसमें लंबाई नहीं होगी। उसके सामने भी ऊंचाई चौड़ाई हो जाएगी और नीचे वाला जो फर्श है उसमें क्या हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई, ऊपर का लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसके फाइनली इसका फॉर्मूला क्या बना है वो सुनिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर से आपको क्या लिखना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस लगाना है। ये कौन सी हो गई, नीचे फर्श की और ऊपर छत की। अब देखिए लंबाई वाली साइड में लंबाई गुणा ऊंचाई हो गई, फिर से प्लस करना है, लंबाई गुणा ऊंचाई हो गई, फिर से प्लस करना है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गई, फिर से प्लस करना है और चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गई। बस पेशेंस के साथ समझिए, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो क्या लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि जल्दी लिखा जाए। एल लंबाई को बोलते हैं एल, चौड़ाई बोलते हैं बी, ऊंचाई बोलते हैं एच। तो 2LB प्लस का चिन्ह LH, तो क्या हुआ 2LH प्लस चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई को बी बोलेंगे, ऊंचाई को एच बोलेंगे, तो क्या बन गया 2BH। बात समझ आ गई। इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन निकालिए, ये क्या बचा LB, 2 निकालने के बाद क्या बचा LH, 2 निकालने के बाद क्या बचेगा BH। बात समझ आ गई। तो ये जो क्षेत्रफल निकल के आया, ये किसका बन के आया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। काफी सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यदि आपके प्रश्न में पूछा है, ध्यान से समझना इस बात को, यदि आपके प्रश्न में कहा है कि घनाभ के आकार का कमरा यानी ऐसा, और उसमें कलर करना है उसमें क्या करना है, कलर करना है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो कलर कहां नहीं किया जाएगा, फर्श पर, और फर्श पर कौन कौन सी भुजाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो इस पूरे फॉर्मूले को लिखना है और इसमें से क्या घटा देंगे, LB घटा देना है। बस पूरे फॉर्मूले को लिखना है और क्या घटा देंगे, LB। कब घटाना है आपको, जब आपसे कहे कि फर्श यानी इस पे कलर किया जा रहा है, फर्श पर कलर नहीं करना है, यानी 5 भुजा हो गई। अब यदि पुनः आपसे ये पूछा जाए कि इसकी छत पर भी कलर नहीं करना है, क्या नहीं करना है, छत पर भी कलर नहीं करना है, तो छत पर कलर नहीं करेंगे तो क्या करना है, छत की भी लंबाई चौड़ाई होती तो उसको भी घटा दीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ओनली LH प्लस BH। देखो ये हट गई तो क्या बचा, खाली LH BH। इनमें से और क्या कॉमन आ रहा है, HB कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, तो L प्लस B। ये कब बन जाएगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका तब बनेगा जब आपकी फर्श और छत दोनों को छोड़ दिया है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये इतना यहां तक। एक साइड छोड़ने के लिए कहे तो ये आपका एक साइड छोड़ने के बाद का है, दोनों साइड छोड़ दे तो ये आपका दोनों साइड छोड़ने के बाद का है। आपको इन सबको अलग अलग लिखना है, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो इसमें क्या है, कौन सी छोड़ देते हैं, फर्श छोड़ने पर, फर्श छोड़ने पर, तो फर्श छोड़ देंगे तो क्या हुआ, 2LB प्लस LH प्लस BH लिखना है, माइनस कर देना है LB, ठीक है। फर्श प्लस छत दोनों छोड़ देंगे तब क्या बनेगा, दोनों छोड़ने पर, फर्श और छत दोनों छोड़ दिया। तो देखो फर्श छत छोड़ दिया तो LB को बिल्कुल गायब कर दीजिए, LH BH बचा है, क्या बचा है LH प्लस BH, बाहर क्या लिखना है 2। और क्या कॉमन आ रहा है इसमें, H कॉमन आ रहा है, मैं यहां लिख देता हूं सामने, H कॉमन आ रहा है तो L प्लस B। ये फॉर्मूला आपका तब बनेगा जब आपको फर्श और छत दोनों को ही छोड़ने के लिए कहा जाए।
वरना आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? दिखाई दे रहा होगा आपको, स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा देख लीजिए। आगे देखते अब हमें इसका घनाभ का क्या निकलना है? आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। बस इनका गुणा कर दीजिए, L इंटू बी इंटू एच। बड़ा ही सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 चीज होती है, तीनों का गुणा कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? आयतन। आयतन को हमेशा कैसे लिखते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से, यानी घात 3 के रूप में इसको लिखते हैं, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। उम्मीद है 2 चीज समझ में आ गई होगी। अब फटाफट हम अगले फॉर्मूले को कवर करते हैं। आपको इनको अच्छे से समझना है, वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिए ताकि कोई परेशानी नहीं हो। यदि आपने फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रकार से आप करके आने वाले हो। फिर प्रश्नावली में आपको इन फॉर्मूलों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 हो गए, घन हो गया, घनाभ हो गया, घन हो चुका है, घनाभ हो गया। तीसरा देखिए बेलन। बेलन की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है बेलन की आकृति। अब 2 चीज होती है बेलन में, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। देखिए पहले बताते हैं वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले तो ये समझिए वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है। आप रटना नहीं चाहिए, आपको रटना नहीं चाहिए कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होने पे ये करना है, संपूर्ण पृष्ठ होने पे ये करना है, ऐसा नहीं है। आप समझो पहले, वक्र का मतलब है उसमें से कुछ ना कुछ भुजा छोड़ दी गई है। वक्र पृष्ठ का मतलब है कि उस आकृति में कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई भुजा है वो छोड़ दी गई, तब वो वक्र पृष्ठ बन जाता है। और यदि कुछ भी नहीं छोड़ा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। बात समझ आ गई? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये बेलनाकार कोई आकृति, जैसे कि पाइप, जैसे हम नाले वगैरह में लगाते हैं, तो उस पाइप का एक सिरा खोखला होता है, खुला होता है, और दूसरी साइड का सिरा भी क्या है? खुला हुआ है। मान लीजिए ये पाइप है, ये बेलनाकार है, ठीक है, और ये वाला सिरा इसका कैसा है? खोखला है, और ये भी सिरा कैसा है? इसका खोखला है। बात समझ आ गई? नहीं आई तो ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह से ये खोखला है, तो पीछे की साइड भी यदि ये खोखला है तो उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। तब इसका क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है? ये देखिए आकृति, ये आकृति किसकी बन रही है? वृत्त की परिधि की। ये आकृति किसकी? वृत्त की परिधि की। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। ये आकृति किसकी है? वृत्त की परिधि की। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई r। और ये क्या है? इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये आपका आ गया किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ। कोई रटने की जरूरत नहीं है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, और उसमें गुणा किससे करना है? h का। क्यों करना है? क्योंकि ऊंचाई ये है, इस वजह से। आगे समझिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो पहले समझाया था ना वक्र पृष्ठ वाला, यानी खोखला है, लेकिन अभी क्या लगा दिया? इस पे ढक्कन लगा दिया, यानी कि इसको कवर कर दिया है। ये दोनों साइड से क्या कर दिया? इसको कवर कर दिया। कवर कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ आ गई? आप इस तरह से समझ सकते हो। ये बेलनाकार आकृति है, ये इसका कवर किया हुआ है, तो ये नीचे वाला हिस्सा कैसा है? वृत्ताकार हिस्सा है। कैसा है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो आपको इसमें पाई r स्क्वायर और जोड़ना है। कैसे जोड़ना? देखिए, ये आपका 2 पाई r h हो गया इसका वक्र पृष्ठ का, यानी कि सिर्फ इसी साइड का, ये बाहर जिसको मैं टच कर रहा हूं, ये हो गया 2 पाई r h, है ना। और ये इस सिरे का क्या हुआ? पाई r स्क्वायर, यानी नीचे वाले सिरे का क्या हुआ? पाई r स्क्वायर। ऊपर वाले सिरे का क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर कितना हुआ? 2 पाई r स्क्वायर। और ये क्या है आपका? 2 पाई r h। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 2 पाई r और 2 पाई r दोनों में कॉमन है, तो क्या बाहर निकाल लिया हमने? 2 पाई r निकाली, तो यह क्या बचेगा? h। यहां 2 पाई r स्क्वायर है, तो 2 पाई r बाहर निकाले तो क्या बचेगा? r। तो ये आपका क्या बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया है। किसका फॉर्मूला बन गया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बस यदि आप परीक्षा में भूल जाओ तो इस तरह से अलग रफ में कैलकुलेशन कर लेना और फिर इसमें मान रख देना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अभी हमें करना है चौथा प्रश्न।
अच्छा, इसका आयतन और रह रहा है, तो हमें लिखना है बेलन का आयतन। क्या? बेलन का आयतन। देखो बेलन का आयतन बहुत सरल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और कितनी ऊंचाई तक होता है? एच ऊंचाई तक। तो ये जो आप सूत्र बनाए, ये क्या हुआ? बेलन का आयतन। बस बहुत ही सिंपल है। बेलन का आयतन क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर गुणा कर दिया एच का, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। वक्र पृष्ठ में क्या किया था? परिधि में गुणा एच का किया था। ये फॉर्मूला बन गया। तो काफी सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेलन हो गया। अभी हमें क्या करना है? शंकु का करना है। ये देखिए, इधर कर देते हैं चौथा। किसका? शंकु का। शंकु का इसलिए बता रहे क्योंकि शंकु का इससे मिलते जुलता है। देखिए ये शंकु क्या करती है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना लीजिए, बात एक ही है। जैसे बर्थडे में केप लगाते हैं छोटे बच्चों को बर्थडे होता है, उसमें केप लगाया जाता है कीप जैसी। यदि वो नीचे से खोखली है तो उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ। तो उसको क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, इसको बोलते हैं एल। एल का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? त्रियक ऊंचाई। और इसको इंग्लिश में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। स्लैंट हाइट एल से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। और यहां से इसकी जो ऊपर जो किनार होती है, वहां से जो इसकी सीधी ऊंचाई होती है, इसको क्या कहते हैं हम? एच। बात समझ आ गई? ये होगी आपकी एल और ये क्या है? इसकी ऊंचाई। हाँ जी। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इतना ध्यान रखना है। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। लेकिन यदि हमने निकाला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप ध्यान दीजिए, ये पाई आर एल तो लिखा जाएगा, और नीचे वाली आकृति किसकी है? वृत्ताकार है। यदि बर्थडे वाली कैप के नीचे ढक्कन लगा दिया जाएगा तो वो कैसी आकृति हो जाएगी? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका? पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है। ये पाई आर है, ये पाई आर कॉमन निकाल लीजिए। पाई आर निकाल लिया, यहां क्या बचा? एल। और यहां आर दो बार है तो एक बार निकाल दिया, क्या बचेगा? एल प्लस आर। ये फॉर्मूला आपका बन चुका है। तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बात क्लियर है? किसका निकाला हमने? शंकु का। क्या निकाला है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है? अभी हमें क्या निकालना है? आयतन। किसका? शंकु का आयतन। तो देखो यहां लिखना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बेलन का याद रखना है। तो बेलन का क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। इसके नीचे आपको बटे में 3 लगा देना है। बस क्या करना है? जो बेलन का आयतन था उसके बटे में 3 लगा देना है। तो वो किसका आयतन बन जाएगा? शंकु का आयतन बन जाएगा। काफी सरल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। ये वक्र पृष्ठ था, इसमें दोनों वृत्ताकार ऐसे जोड़ दिए। ये वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, और इसमें क्या जोड़ दिया? एक वृत्ताकार ऐसा जोड़ दिया, कॉमन ले लिया फिर। ठीक है। अभी एक चीज और समझ ली इसमें, ये एल है और ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है। इस एल को कैसे ज्ञात करते हैं? यदि आपसे कहा है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या इतनी है, शंकु की ऊंचाई इतनी है, तो उसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्र निकालना है, तो आपके पास में त्रिज्या होगी। ठीक है। लेकिन आपके पास एल नहीं है, तो एल कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट। कोई कंफ्यूजन है तो ध्यान दीजिए। यहां मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने पूछा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो ये क्या हुआ? कर्ण। किसी को आधार मानिए, किसी को लंब मान लिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हुआ? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। इसी में समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये सामने वाली मुझे क्या होगी? कर्ण, ये होगी आधार और ये होगी लंब। तो आपको क्या लिखना है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। कर्ण को हमने क्या नाम दे रहे हैं? एल। एल स्क्वायर हो गया। आधार को हम क्या कह रहे हैं? त्रिज्या। और लंब को हम क्या कह रहे हैं? ये वाली ऊंचाई। ठीक है। तो क्या हुआ? ये हमें एल का मान निकालना, तो एल बराबर क्या हुआ? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे? वर्गमूल। और यही चीज आपको समझाइए।
L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो काफी आसानी से आप निकाल पाओगे, कोई दिक्कत वाली घबराने वाली बात ही नहीं है। 4 फॉर्मूले अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 5वां और इसका लास्ट फॉर्मूला है। घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। अभी हमें बताना है लास्ट इसके गोले के बारे में, ठीक है। देखो 5वीं आकृति गोला। गोला कैसे बनता है? ऐसे बनता है और उसको हम इस तरह से भी शो कर देते हैं। तो ये क्या बन चुका अपना गोला। ध्यान दीजिए, यदि आप इस तरह से बनाते हो और इसमें केंद्र लगा देते हो तो वो बन गया वृत्त। लेकिन यदि केंद्र नहीं बना के आप इसमें इस तरह से एक बार और आकृति दिखा देते हो तो ये क्या बन जाएगा? गोला बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, बात एक ही है, ठीक है। गोले का क्षेत्रफल याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, वृत्त का 4 गुना होता है गोला। क्या होता है? वृत्त का 4 गुना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का 4 गुना क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का 4 गुना क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ गई? गोले को यदि आपने 2 भागों में तोड़ दिया तो वो क्या बन गया? अर्धगोला। यानी गोला है ये और इसको आपने बीच में से काट दिया इस तरह से, तो ये आकृति किसकी बन गई? अर्धगोले की। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनेगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल इसका आधा कर दीजिए। क्या करना है? आधा। आधे का मतलब क्या होता है? बटे 2 करना है। 2 का भाग 2 में क्या है? 2। तो क्या बन गया इसका? 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ गई? 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यदि अर्धगोला यानी कि गेंद हो गई पूरे गोले जैसे आकृति, और गेंद को बीच में से काट दिया तो वो खोखला हो गया, तो क्या बन गया? अर्धगोला। और यदि उस पर कवर कर दिया है कोई कागज लगा के तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब आपको क्या करना है? 3 पाई आर स्क्वायर लगा देना है। क्या करना है? 3 पाई आर स्क्वायर। आपको इन फॉर्मूलों को जरूर समझ लेना है। क्यों समझ लेना है? क्योंकि परीक्षा में 2 फॉर्मूले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। कभी कभी एक तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में और एक पूछा जाता है वन लाइनर में, यानी ब्लैंक वाले रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाएगा। तो 2 फॉर्मूले आपको निश्चित रूप से पूछे जाने वाले, इसलिए फॉर्मूलों को आप जरूर समझ लेना। अब हम निकाल लेते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन तो देखिए, गोले का आयतन का सूत्र आपको ध्यान रखना है 4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये बटा लगा दिया 3। बात समझ आ गई? 4 पाई आर क्यूब बटा 3 या फिर 4/3 पाई आर क्यूब, कैसे भी कर दीजिए। तो ये किसका फॉर्मूला बना है? गोले का आयतन का। अभी हमें निकालना है किसका? ये तो गया गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन पूछ लिया जाए यदि, किसका? अर्धगोले का आयतन पूछा जाए, अर्धगोले का आयतन, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला वापस लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब, और भाग किसका देना है? 2 का। इस तरह से 2 का भाग दिया तो क्या हुआ? 2 दूनी 4, तो क्या बचा ऊपर? 2 पाई आर क्यूब बट्टे में क्या है? 3। बात समझ आ गई? तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? अर्धगोले का आयतन। अब इसके बाद में जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें सीधी प्रश्नावली 12.1 से वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि हमें अब वीडियो में उसमें आपको सूत्रों को समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इन सूत्रों का वीडियो कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, इनको आप लिखिए, बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वैसे ही समझाइए जैसे मैंने समझाया आपको, तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यदि आपने इनको याद करने की या रटने की कोशिश की तो निश्चित रूप से आप भूल जाओगे और गलत करने की संभावना हो जाएगी। लेकिन इस तरह से यदि आपने इनको समझा तो आपको गलत करने की कोई संभावना नहीं होगी। आई होप आज का वीडियो काफी पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली को लेकर आएंगे। तो इतना आपको वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।